हाँ, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अपन एक ही क्लास में कंप्लीट भी कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन मैं सिलेक्टेड वही चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे तक कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। बस इस पूरी थ्योरी को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको सेट कर दिया है। बड़े ध्यान से आपको मेरे साथ के साथ समझना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी लूँगा इससे रिलेटेड कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। और विभिन्न मतलब जनसंचार के जो कम्युनिकेशन के एज लाइक उसके कौन कौन से ऐसे संचार के जो माध्यम है वो अपन पढ़ेंगे। और बेसिकली 4 संचार के माध्यम अपन पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे जो आपका प्रिंट जिसे बोलते हैं, मुद्रित जो क्या आता है, लाइक न्यूज़पेपर, अखबार जो होता है छप के आता है, प्रिंट होके आता है, और अपन उससे न्यूज़ या अखबार मतलब खबरें पढ़ सकते हैं। दूसरा मान लीजिए रेडियो है, ठीक है, जो अपन सुन सकते हैं। टेलीविज़न है, ठीक है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और एक इंटरनेट है जो जिसमें सब कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर सुन भी लो, देख भी लो, ठीक, हर चीज़ प्रिंटिंग भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको, PDF फॉर्म मिल जाएगी। मतलब इंटरनेट एक ऐसी फॉर्म है जिसमें वो तीनों सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। ये चारों अपन पढ़ेंगे। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आ रखे हैं, सारी बातें अपन आज पढ़ने वाले, ठीक है। एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट, तो कंप्लीट इन वन शॉट हो ही रहेगा अपना। स्टार्ट करते हैं पहले। तो हेडिंग आप लगा सकते हो, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ठीक है, ये अपनी आज की हेडिंग है। इसमें बेसिकली ये हेडिंग है जनसंचार के प्रमुख जो माध्यम होते हैं। ये फिर से एक हेडिंग है जनसंचार के प्रमुख माध्यम, और वो होते हैं जनसंचार के प्रमुख माध्यम होते हैं 4, ठीक है। जनसंचार के 4 प्रमुख माध्यम है बेसिकली। नंबर 1 प्रिंट, जिसको अपन मुद्रण होकर जो आता है वो। नंबर 2 TV, नंबर 3 रेडियो, और नंबर 4 इंटरनेट। ये 4 बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अलग से पूछा जा सकता है कि जनसंचार के कितने प्रमुख या फिर प्रमुख कितने माध्यम हैं, तो 4 प्रमुख माध्यम हैं, ठीक है। चारों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। फिर समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, अब अपन एक एक के बारे में लिख देते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर। समाचार पत्र अपन पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे 2 पेज छोड़ के पढ़ लो, किसी को स्पोर्ट्स की न्यूज़ पर स्पोर्ट्स पढ़ लो, या फिर किसी को जो संपादकीय पृष्ठ आता है संपादकीय उसको पढ़ना तो वो पढ़ लो, मतलब जो पढ़ना है। समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, वहीं रेडियो सुनने के लिए होता है, और TV देखने के लिए होता है। तीनों के बारे में बता दिया। समाचार पत्र प्रिंट में आ गया, जो कि हम जिसको अपन पढ़ने के लिए होता है पढ़ सकते हैं। TV हम जिसको देख सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ मतलब विजुअल है। रेडियो जिसको अपन सुन सकते हैं, ठीक है, रेडियो को सुन सकते हैं, TV में कोई चीज़ देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर पढ़ना, सुनना और देखना तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। ये बेसिकली तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें क्या इंटरनेट और बाकी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या फिर चारों में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंट में तो अपन कोई चीज़ को पढ़ सकते हैं लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो में अपन सुन सकते हैं, TV में अपन देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर तीनों मौजूद हैं, देखना भी है, लिखना भी है, प्रिंट भी है, सब है, ठीक है। फिर अपन एक एक उठाते हैं। पहले अपन लेते हैं जनसंचार के जो मुद्रित, मतलब जिसको हम प्रिंट माध्यम बोलते हैं, मुद्रित या प्रिंट माध्यम, ठीक है। तो जनसंचार का सबसे प्राचीन, आपको पता है सबसे पहले न्यूज़पेपर ही सबसे पहले आता था, उसके बाद में कोई रेडियो आना शुरू हुआ, उसके बाद में ये जो है अपना टेलीविज़न आया, और उसके बाद में ये इंटरनेट आया, ठीक है। तो सबसे पहला प्राचीन जो माध्यम है वो आपका प्रिंट माध्यम ही है, यानी कि न्यूज़पेपर वाला माध्यम है, जो मुद्रित बोलते हैं, छप के आना। मुद्रित का मतलब छपना। भारत में प्रथम, थोड़ी हिस्ट्री में, इतिहास में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो भारत में प्रथम छापखाना, यानी कि जहाँ पर छपता था अखबार, ऐसा मान लीजिए कि प्रेस, वो सन 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था, पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और आपको पता है गोवा के अंदर ईसाई मिशनरियाँ हैं, मतलब ये वैसे क्रिश्चियंस, अंग्रेज लोग वहाँ ना करते थे, उसके बाद में ये अपना हिस्सा बन गया। तो ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसे स्थापित यहाँ पर किया था। काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। 1556 के अंदर भारत में पहला छापखाना, जो प्रेस बोल सकते हैं, जहाँ पर अखबार छपता था, उसका मतलब वो गोवा के अंदर स्थापित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो ईसाई लोग जो थे अपनी मिशनरियों के अंदर, ईसाई मिशनरी जो होती है ना, वहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक नई बड़ी हेडिंग है कि जनसंचार मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ, मतलब इनकी क्या विशेषताएं होती है। ये एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एक एक चीज़, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक स्थायित्व है, बिल्कुल अखबार का स्थायित्व है। अखबार अपने घर आ गया, अपनी जब मर्जी होगी पढ़ लेंगे, जो न्यूज़ अच्छी लगी काट के रख लेंगे, या फिर पूरा अखबार एक अपना अच्छा लगता है, पूरा इंपॉर्टेंट, उसको बचा के रख लेंगे। मतलब इसका स्थायित्व है, कभी भी पढ़ सकते हैं, अपने लिए रख सकते हैं, 10 दिन बाद में कभी भी। तो यानी अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कोई भी चीज़ हो, आदि में जो छपता है वह स्थायी होता है। ऐसा थोड़ी मिट जाएगा, नहीं मिटेगा।
स्थायी होता है, उसे कभी भी पढ़ा जा सकता है, बार बार भी पढ़ा जा सकता है, अपनी पसंद के अनुसार पाठक आरंभ या फिर मध्य यानी स्टार्टिंग से या फिर मिड से कहीं से भी वो किसी भी पृष्ठ से पढ़ना आरंभ कर सकता है। मतलब अपना उसको जो पढ़ना है कहीं से पढ़ना अपना स्टार्ट कर सकता है। अखबार के अंदर एक स्थायित्व है ना, फिक्सेशन है, मतलब फिक्स है। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई अपने। दूसरी इसकी खूबी ये है, इसमें लिखित भाषा का विस्तार भी होता है। मतलब आप अपनी अशुद्धियों भी सुधार सकते हो। आप अपनी जैसे हिंदी में आता है तो हिंदी सॉलिड कर सकते हो, हिंदी मजबूत हो सकती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, क्योंकि लिखने का तरीका बड़े ध्यान से प्रिंट किया जाता है, गलतियाँ बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। और किस हिसाब से लिखना पूरा ढंग से सीख जाते हैं, क्योंकि पूरी व्याकरण सब कुछ संभाल के रखा जाता है, मतलब लिखा जाता है। तो मुद्रित माध्यम में व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग का ध्यान रखना जरूरी होता है। समय सीमा तथा आवंटित जगह का ध्यान भी रखना होता है। इसकी भाषा जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त तथा प्रचलित भाषा होती है, ये इसकी खास बात है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग का ध्यान रखना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है, व्याकरण के अकॉर्डिंग कोई गलतियाँ ना हो, सब रखा जाता है। फिर समय सीमा फिक्स है इसकी भाई, और आवंटित जगह। समय सीमा यानी कि जैसे कल की खबर है तो कल ही छपेगी। जैसे कल इलेक्शन हुआ, सपोज कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, तो वो कल की न्यूज़ आनी चाहिए, आज कौन जीता। अब 2 दिन बाद वो खबर कोई मतलब की नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समय सीमा भी मतलब फिक्स है कि जब की न्यूज़ है वो आना चाहिए। आवंटित जगह भी होती है, किस जगह, जैसे स्पोर्ट्स का पेज, वहाँ पर स्पोर्ट्स की खबर नहीं छपेगी, ऐसा नहीं कि शुरू में छप रही, बीच में छप रही, लास्ट में, ऐसा नहीं। आवंटित जगह है वहीं पर छपेगी, वो सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी भाषा भी बिल्कुल वहीं की जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज चल रही है। हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में छपेगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, कोई मलयालम तेलुगु तो वहाँ पर वो पंजाबी तो पंजाबी, मतलब जहाँ पर जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं उस भाषा के अंदर वो छपता है। फिर तीसरा पॉइंट, विचार चिंतन में विश्लेषण का माध्यम है ये, ठीक है। अपन खूबियाँ पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा कि जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम है, जो प्रिंट माध्यम है, मुद्रित बोलो चाहे प्रिंट बोलो, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो मुद्रित माध्यम में गंभीर और गूढ़ बातें लिखी जा सकती है, कितना भी मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हो आप, बहुत ही गहरे गहरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। गूढ़ बातें लिखी जाती है, वाकई जिससे सेंस निकलता है, क्योंकि उसका जो पाठक है, जो अखबार को पढ़ने वाला होगा, वाकई पढ़ा लिखा है, वो सुशिक्षित व्यक्ति होता है और वो इन बातों को समझ सकता है। जो पढ़ा लिखा है ना, वो थोड़ी बहुत टफ वर्डों को भी समझ सकता है। अगर नहीं भी समझ सकता तो उसके पास में शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें उन शब्दों को निकाल के अर्थ निकाल सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, ठीक है। जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का प्रयोग या डिक्शनरी का प्रयोग भी किया जा सकता है। 2022 में बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि शब्दकोश क्या है ना, तो शब्दों की व्याख्या तथा शब्दों के स्पष्टीकरण का संग्रह होता है इसके अंदर, शब्दकोश में, या डिक्शनरी की जो बोलते हैं अपन, ठीक है। शब्दों की व्याख्या होती है इसमें, या फिर शब्दों का स्पष्टीकरण का जो पूरा संग्रह, एक कलेक्शन इसके अंदर होता है। तो ये 4 इसकी खूबियां हो गई, ठीक है। चलिए, कुछ कमियां भी होती है जो ये मुद्रित माध्यम है, इसकी कुछ कमियां हैं। कैसे कि निरक्षर जो होते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए कोई काम का नहीं, बेकार है। हम भी समझते हैं, लेकिन अपन को करना क्या, कुछ कमियां निकालनी पड़ती है। कुछ कमियां है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मुद्रित या प्रिंट की क्या कमी है, तो कमियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जो रेडियो से सुन सकता है इंसान, है ना, लेकिन वो अनपढ़ अगर है तो फिर भी रेडियो से तो सुन सकता है, वो समझ में आ जाएगी बात, लेकिन अब लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता वो, ठीक है। तो उसके लिए कोई काम का नहीं है। तो निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बेकार है, उसके लिए फिर रेडियो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रेडियो आवाज़ हम सुन के समझ जाएगा, वो काफ़ी सारी बातें समझ आएगा, लेकिन यहाँ नहीं समझ पाएगा। मुद्रित माध्यम किसी समाचार आदि को रेडियो या दूरदर्शन की तरह तुरंत प्रकाशित नहीं कर सकता। ये तो जैसे फिक्स है, आज आया है तो अब कल आएगा, या फिर कभी किसी के मॉर्निंग में आता है, किसी के इवनिंग में आता है, फिक्स है। लेकिन अभी सपोज आपने कोई न्यूज़ देखनी है, तुरंत वो टीवी पे देख सकते हो, कहीं पर इलेक्शन चल रहे हैं, लाइव दिखाया जा रहा है, लेकिन ये तो फिर कल छप के आएगी, तो इसकी कोई वह तुरंत प्रकाशित नहीं किया, जैसे ये कमी है। वह समय सीमा बंधा होता है, समय सीमा के समाप्त होने पर कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती। कल की खबर कल ही छपनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगी। लेखक को प्रकाशन में स्थान यानी स्पेस का ध्यान रखकर तय शब्दों में लिखना होता है, बिल्कुल कि आपको 100 शब्द के अंदर ये खबर छापनी है और इसको मेन पृष्ठ पे लगा रखना है, तो वो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि किस जगह इसको रखना है, किस जगह इस खबर को रखना है, कितनी खबर बड़ी होनी चाहिए, कितने शब्दों की होनी चाहिए, हर चीज़ बताई जाती है। और प्रकाशित होने से पहले पूर्व भाषा, वर्तनी आदि की अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। प्रकाशन पब्लिश, इसका मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पब्लिश।
तो पब्लिश करने के बाद में इसका ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। जो भी गलतियां हैं वो पहले देखनी पड़ेगी। गलती से पब्लिश कर दिया अब नहीं, लेकिन रेडियो वगैरह में तो अपन सॉरी कह के आगे उस शब्द को सुधार सकते हैं। इसमें एक बार छप गया और पब्लिश हो गया, अब नहीं सुधार सकते, वो तो पहुंच गया लोगों के पास में। ये कुछ 3-4 कमियां थी। कितनी कमी होगी? 5 कमियां होगी, ठीक है। तो इससे बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है, 3-4 कमियां लिखनी होती है। फिर है कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, ये भी बोर्ड के एग्जाम पूछा गया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जनसंचार का मुद्रित माध्यम जो है, जो प्रिंट माध्यम है, इसमें लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली कितनी बातें लिखी अभी देख लेंगे अपन। पहली बात तो ये कि उसे अपने पाठकों के भाषा ज्ञान एवं शैक्षिक ज्ञान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल, कि वहाँ पर कौन सी भाषा का ज्ञान लोगों को है, लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि वहाँ के पाठक जो हैं कौन किस में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, अलग अलग होता है। जैसे कि कोई किसी न्यूज़पेपर को मंगाता है, कोई किसी न्यूज़पेपर को मंगाता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग खबरें होती है। कोई सिर्फ मार्केट वाला भी मंगाता है, जैसे वो व्यवसायिक होते हैं अलग अलग तरह के, वो सिर्फ बिजनेस की बातें लिखी होती है। कोई स्टडी मटेरियल जिसमें ज़्यादा होता है, किसी में हर तरह की वो सारी बातें होती है। उसमें पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसको लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा ये है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट के समान तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करते, वे एक निश्चित समय सीमा में प्रकाशित होते हैं। अतः मुद्रित माध्यमों के लेखक को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो है ही, हालांकि मैंने पहले पढ़ ली, लेकिन ध्यान रखने की बात ये भी है, ठीक है। और नंबर 4, मुद्रित माध्यम के लेखक को जगह यानी स्पेस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स स्पेस होता है, वहीं पर वो खबर छपेगी। उदाहरण के लिए कि समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक ने किसी लेख को लिखने के लिए अगर 200 शब्द उसको दिए हैं, लिखने को कहा है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 200 शब्द ही लिखे जाएंगे, फिक्स है ये। हाँ, वो 5-7 छोटे मोटे वो बात अलग, लेकिन 200 वर्ड तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को आलेख के छपने से पूर्व उसकी अशुद्धियाँ दूर कर लेनी चाहिए। मुद्रित माध्यम के लेखक को लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता, मतलब जैसे जिस बनाए रखना अति आवश्यक है। जैसे कि जो खबर है उसकी अकॉर्डिंग, मतलब उससे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये इससे जुड़ी हुई है, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब कनेक्टिविटी रहनी चाहिए उसके साथ में, कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि भाई आप स्पोर्ट्स की बातें अगर बीच में कुछ डाल दी फिर वापस, ऐसा नहीं, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तो ये 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपन ने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन नंबर 2, रेडियो। तो ध्यान रखना, अभी अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया अपने मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे नंबर 2, रेडियो की। रेडियो की बात करते हैं। रेडियो सीधी सी बात है, सुनने का माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। बिल्कुल ऐसा ही लैंग्वेज आपको लिखना है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों पर आधारित होता है ये, बस क्योंकि इसमें दिखता तो कुछ है नहीं, बस अपन सुन लेते हैं न्यूज़। वो सामने वाला जो बोलता है उसके शब्द साफ सुथरे होने चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, जो अपन लैंग्वेज समझ सकते हैं। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखना परम आवश्यक है। जो भी रेडियो पत्रकार होते हैं, क्योंकि हर जैसे समाचार के पत्रकार अलग हो गए, रेडियो के पत्रकार हो गए, वैसे टेलीविजन के पत्रकार, सबके पत्रकार जर्नलिस्ट अलग अलग होते हैं। तो अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग खबरें वो देते हैं, किस टाइम ज़्यादा वो सब बातें ध्यान रखा जाता है। बुलेटिन के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब फिक्स है कि 8:45 पे खबर आएगी, 9 बजे खबर आएगी, सुबह 8 बजे खबर आएगी, 7 बजे जो भी टाइम आएगी, तो बुलेटिन, उससे बोलते हैं बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब जो समाचार रेडियो पे बोलते हैं ना, तो बुलेटिन बोलता है, वो बुलेटिन बोला जाता है उसको। तो बुलेटिन के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये फिक्स है, ऐसा नहीं है आप मन से चालू कर लोगे, जो भी खबर जिस टाइम आएगी वो आपको सुनना पड़ेगा। 8:45 का वेट ही करना पड़ेगा शाम को। तो बुलेटिन के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रारंभ से अंत तक बुलेटिन को ध्यानपूर्वक बिना इधर उधर जाए सुनना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट तो कोई करेगा नहीं। एक बार 15-20 मिनट की जो भी खबर होगी उसको पढ़ लिया जाएगा, आपको उसी टाइम बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं जा सकते। श्रोता को रेडियो बुलेटिन में कुछ अरुचिकर या कुछ भ्रामक लगता हो तो ये संभव है, पॉसिबल है कि उस बुलेटिन को सुनना बंद कर दे। हाँ, जो अगर उसके पास में ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि चालू कर दिया बंद नहीं होगा। आपको ऐसा लगे कि क्या खबर है, मेरे को नहीं सुननी है, तो आप बंद कर दो रेडियो को, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो इन सभी कारणों से रेडियो को जो है वो श्रोताओं से संचालित माध्यम कहा जाता है, माना जाता है कि ये श्रोताओं का द्वारा संचालित किया जाता है। सुनना है अगर आपको तो आप सुन लोगे, नहीं पसंद है तो बंद कर दोगे। इसलिए कहा जाता है कि जो श्रोता होते हैं उनके हाथ में है सुनना, संचालित माध्यम है, वो चाहे तो बंद कर सकता है, चाहे तो सुन सकता है, ठीक है। ये रेडियो के बारे में बातें लिखी अपन ने। एक जो है रेडियो है उल्टा पिरामिड शैली, आपको अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है
कि उल्टा पिरामिड शैली, हालांकि मोस्टली 90%, अभी लिख दिया होगा मैंने कहीं पर, हाँ पहले अभी बता देता हूँ, 90% जितने भी खबरें हैं प्रत्येक माध्यम के लिए समाचार लिखने में सबसे प्रभावी, प्रचलित और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली मानी जाती है। ठीक है, जनसंचार के सभी साधनों में लगभग 90%, 90%, ध्यान रखो 90% समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। अभी बताऊंगा 3 शैलियाँ होती है, ये इंट्रो, बॉडी और समापन, ये होती है उल्टा पिरामिड शैली। अभी आप समझते चलो, उल्टा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए कि जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें 90% जितने भी प्रिंट के मामले हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। मतलब पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो में क्या होता है लिखा दूंगा, बॉडी में क्या है सब समझा दूंगा, समापन में क्या होता है सब समझा दूंगा। अभी अब बस आप धैर्य रखो। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार की सबसे मुख्य बात को पहले लिखते हैं, ये इसका रूल है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद में घटते महत्वक्रम में दूसरी बातों को लिखा जाता है या बताया जाता है। इस शैली में कहानी की भांति चरमोत्कर्ष नहीं होता, क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष मतलब क्लाइमैक्स, इसमें क्लाइमैक्स नहीं होता। पहले खबर लिखी जाएगी मेन, उसके बाद में फिर उसके बॉडी, उसके बाद में समापन लास्ट। ऐसा नहीं कोई और ज़्यादा आगे से आगे क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स नहीं होता इसमें। चरमोत्कर्ष कोई बिल्कुल नहीं होता, चरम उत्कर्ष इसमें नहीं होगा। और क्या है ये उल्टा पिरामिड शैली? तो रेडियो की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, पहला इंट्रो, बॉडी, समापन, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अलग से पूछा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में ये उल्टा पिरामिड शैली कितने भागों में बांटते हैं? तो 3, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में क्या है कि समाचार के इंट्रो या लीड, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, इंट्रो को लीड भी कहते हैं। इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई नोट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन समझना ध्यान से पड़ेगा कि समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। ठीक है, कि जैसे अजमेर के पुष्कर में पहाड़ी से उतरते समय बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद बॉडी में, ये तो इंट्रो में आ जाएगा, ये इंट्रो है कि ये दिया कि अजमेर के पुष्कर में क्या हुआ कि पहाड़ी से गाड़ी उतर रही थी तो बस दुर्घटना हो गई, उसमें 10 लोगों की मौत हुई, ये इंट्रो में डाल दिया। फिर इसके बाद नंबर आता है बॉडी का, नंबर 2 बॉडी। तो इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत विवरण को घटते महत्वक्रम में लिखा जाता है। इसके बाद में आराम से कि पहाड़ी से उतर रही थी बस और बस के सामने कोई पिकअप गाड़ी आ गई थी, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी को ऐसे, वो पूरी हिस्ट्री उसकी में मतलब बॉडी में डालना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और इसी शैली में समापन का कोई महत्व नहीं होता। हालांकि समापन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी बहुत ऐसा को नहीं कि मेन चीज़ है इंट्रो और बॉडी, लेकिन फिर भी समापन कहाँ करोगे? समापन कर दोगे इस तरीके से 10 लोगों की मौत हो गई, बस समापन कहीं पर भी कर दो, कोई खास महत्व नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में उल्टा पिरामिड शैली में 3 बातें होती है, इंट्रो, बॉडी और लास्ट में समापन तो होता ही है। मतलब समापन तो आप वैसे ही कर लोगे, कोई भी बात कहोगे तो लास्ट में उसका एंड तो वैसे निकल के आ जाएगा, इसलिए समापन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इंट्रो बॉडी का बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखना। फिर है रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें। जैसे भाई अपन ने उसके लिए मुद्रित प्रिंट के लिए बुनियादी बातें कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, वैसे इसमें भी जो रेडियो वाले होते हैं ना, जो रेडियो सुन, ऐसा थोड़ी ना कि जो रेडियो में आप खबर सुन रहे हो बिना देखे बोलते हैं, बिना देखे नहीं बोलते। उनके सामने एक स्क्रीन चल रही होती है या फिर कोई कागज़ वगैरह जो भी उनके कोई सिस्टम होता होगा, अलग अलग सिस्टम है, वो चल रहा होता है। ठीक है, उसको वो पढ़ते हैं, वरना तो गलती हो जाएगी। या फिर उनके पास में कुछ कागज़ लिखे हुए होते हैं, उसको देख देख के बोलते हैं, एक एक कॉपी लेते जाते हैं, आगे से आगे बोलते जाते हैं, क्योंकि फिर वरना गलतियाँ हो जाएगी, सुनने वाले को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, एक फ्रेश कॉपी रखते हैं, मतलब जैसे साफ सुथरी लिखी, एकदम वाइट पेज की कॉपी रख ली। कॉपी का मतलब एक पेज ले लिया, उसमें एक लाइन में 10 से 12 शब्द लिखे होते हैं, बड़े बड़े साफ सुथरे। कोई भी शॉर्ट जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, कि छोटी मोटी जो अपन शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, वैसा नहीं, फुल अक्षर लिखने चाहिए। कोई छोटा मोटा कोई फेमस हो तो बात अलग है, बाकी तो सारी की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊंगा कि साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी, पहली हेडिंग, ये हेडिंग है इसकी, कि साफ लिखी या टाइप की हुई कॉपी में 10 से 12 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि वो इजीली पढ़ सके, आराम से पढ़ सके और सामने वाला गलत नहीं समझे, वरना बीच में अटकेगा सॉरी फिर मज़ा नहीं आएगा खबर सुनने में। और लंबे अंकों या दिनांकों शब्दों में लिखें। कैसे? कि जैसे ऐसा है, ऐसा करके ऐसा 00 लिखे हुए हैं, या फिर ऐसा आ गया, या फिर ऐसा आ गया, अब इसको कन्फ्यूज़ हो गया, 4 लाख, नहीं 42,000, मतलब ऐसा कन्फ्यूज़ हो गए। इससे बेटर है कि उसको ऐसे लिख लो 42,000, ताकि पढ़ने में ईजी रहे, 42,000, तो अब यहाँ मिस्टेक नहीं होगी। या फिर जैसे ये कितने, अब इसको ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 4,20,000, तो इसको ऐसे पढ़ने में वहाँ पर इकाई दहाई करने के लिए टाइम नहीं रह जाएगा।
तो फिर बेटर इसको ऐसे लिख लो 4,20,000। समझ गए, मतलब शब्दों में लिख लो उसको, कोई लंबे अंक हो या फिर कोई दिनांक ऐसी कोई मुश्किल हो। कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 तारीख 09/2022, अब वैसे थोड़ी कहोगे 10/9/2022 को, अब ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो बेटर है कि इसको आप सितंबर लिख लो। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तो इसको सितंबर लिख लीजिए, 10 सितंबर 2022, वरना वहाँ पर फिर वो 9वां महीना तो है लेकिन दिसंबर अक्टूबर कौन सा है, ऐसे गिनते रह जाओगे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इजीली पढ़ सके, कन्फ्यूजन पढ़ने के लिए नहीं हो। ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लंबे अंक हो या दिनांक उसको शब्दों में, वर्ड्स में लिख लीजिए। ठीक है, समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का, जो वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज चलती है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ 3 बातें इसकी बुनियादी बातें हैं। और रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करने में निम्न 3 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे इन्हीं नोट्स में क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, हेडलाइन। सुना होगा, खबर सुनते ही सबसे पहले हेडलाइन आती है। वो शुरुआत के स्टार्टिंग में थोड़ी तो पीछे ट्यून बज रही होती है और उस टोन के साथ साथ में वो हेडलाइन कह देते हैं वो। उसके बाद में फिर खबर एक खबर ली जाती है। उस हेडलाइन में वो 5-6 खबर जितनी भी जिनके बारे में सुनानी चाहिए, स्पोर्ट्स की हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर का दौरा कहीं पर कौन से देश में गए हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई और ऐसी कोई न्यूज़ हो, 3-4-5 बातें जितनी भी, फिर हेडलाइन बता दी जाती है कि हम आज की जो खबर है 15 मिनट की या 20 मिनट की, इसमें ये बातें जो हैं वो सुनेंगे। तो हेडलाइन। रेडियो में समाचार पत्रों की भांति हेडलाइन अलग से नहीं होती। पृथक का मतलब अलग से नहीं होती, अपितु ये समाचार से ही गुंथी हुई होती है। भाई जो खबर बतानी है कि आज भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, इतना वो उस हेडलाइन में बोल देंगे। अब उसके बारे में जो वापस खबर आएंगे कि आज भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, फिर उसमें बताएंगे विराट कोहली इतना रन बनाए, उसने इतना रन बनाए, फला में, वो फिर उसके बारे में बताएंगे। तो आपस में वो गुंथी हुई होती है हेडलाइन, थोड़ी थोड़ी आपस में बता दी जाती है। ठीक है, हेडलाइन हो गई। दूसरा, संदर्भ, और तीसरा संक्षिप्ताक्षर। संदर्भ में क्या होता है कि समाचार पत्र दिन में एक बार, और वह भी प्रातःकाल, कुछ जगह तो शाम को भी आते हैं, छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार सुनाए जाते हैं। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम सदैव आज होता है, लेकिन हमारे लिए तो आज होता है। ठीक है, अतः समाचार में आज, आज दोपहर, आज शाम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ये संदर्भ में सारी बातें संदर्भ में रखी जाती है। संक्षिप्ताक्षर। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय संक्षिप्ताक्षर के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे बहुत शॉर्ट में लिख लिया है ना, संक्षिप्त में बहुत शॉर्ट में लिख लेना, लेकिन अब वो खुद को फुल फॉर्म नहीं आ रही वहाँ पर। अरे यार ये क्या था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, SBI तो काफ़ी फेमस है, हर कोई समझता है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर कोई समझ जाएगा। लेकिन सपोज SBI को आपने जानबूझ के शॉर्ट में लिख लिया, आपको बोलना तो पूरा ही था, या आपने सोचा कि उस टाइम याद आ जाएगी। अब यहाँ पर SBI बोल रहे हो, लेकिन आपको SBI नहीं बोलना था, फुल फॉर्म बोल रहे थे, लेकिन याद नहीं आई। अब क्या करें? इसलिए कोई फेमस हो तब तो बात अलग है, बाकी इतने शॉर्ट शब्द में नहीं लिखने चाहिए कि उस टाइम फुल फॉर्म भूल जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, यथासंभव इनके प्रयोग से बचना चाहिए। हालांकि आप संक्षिप्त अक्षर प्रयोग कर सकते हो अगर फेमस है तो, जैसे SBI फेमस है यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतनी भी कोई फुल फॉर्म मत लिख देना, शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, उसकी फुल फॉर्म में ना आए। यदि कोई संक्षिप्त अक्षर अत्यंत लोकप्रिय, जैसे कि यूनिसेफ है, सार्क है, SBBJ है, बैंक है, हालांकि वो SBI में मर्ज हो गई, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है ना। लेकिन अगर कोई फेमस हो ही नहीं है, आपने लिख लिया, फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, वरना ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो ये था अपना मेनली क्या था, रेडियो। ठीक है, तो रेडियो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन टेलीविज़न की। नंबर 3, टेलीविज़न। टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, इसमें देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों बातें हैं। समाचार लिखने की आवश्यक शर्त दृश्य, इसमें दृश्य सबसे इंपॉर्टेंट है, दृश्य के साथ लेखन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दिखा तो कुछ और है, खबर कुछ और चल रही है, दृश्य के साथ में लेखन होना चाहिए, एक्यूरेट वही खबर चल रही होनी चाहिए। दृश्य से तात्पर्य है कि कैमरे के लिए गए शॉट्स, जैसे कोई खबर है उसको ये विजुअल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपन को, तो कैमरे से पहले शॉट्स लेके इकट्ठे कर लेते हैं और फिर खबर चलाते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं। तो वो दृश्य का मतलब है कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर समाचार तैयार किया जाता है। जैसे कि यदि शॉर्ट मतलब जो फोटो ली गई है, ऐसा मान लीजिए मैदान में अगर दिखा रहे हैं वो, अगर शॉर्ट्स मैदान का है तो मैदान की ही बात लिखी जानी चाहिए, न कि आसमान की। दिखा तो मैदान रहे, बात आसमान ही कर रहे हैं, तो कहाँ समझ में आएगी दर्शकों को। यदि आग लगी है तो हम उसी का वर्णन करेंगे, न कि धूल का। अब ज़मीन पर आग लगी तो आग की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ की मिट्टी के बारे में बता रहे हो, नहीं,
वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। टेलीविज़न खबरों के चरण सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम आएगा, लाइन वाइज याद करना है, 7 के 7 याद करने हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 1, ड्राई एंकर नंबर 2, फोन इन नंबर 3, एंकर विजुअल नंबर 4, एंकर बाइट 5 हो गया, छठा हो गया लाइव और 7 हो गया एंकर पैकेज। ये 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन वाइज याद करने हैं, लाइन वाइज याद करने हैं, सातों के सातों 100% इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं सातों को अलग अलग समझाऊंगा, अलग अलग नोट्स मैंने बना दिया आपको परफेक्टली डेफिनेशन की तरह, लेकिन इनके पहले इनके नाम याद करने, उसके बाद में इनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। पहले नाम याद कर लो, अच्छे से समझ के रट लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। 100% मोस्ट क्वेश्चन है। क्या होगा, एक एक उठाते हैं, क्या चीज़ होती है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, कि कोई सबसे बड़ा समाचार फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत कम से कम शब्दों से मात्र सूचना दी जाती है। वो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, और फटाफटा आज अपन पढ़ेंगे तो आज की 100 खबरें, उसमें मेन हेडिंग, सिर्फ मेन हेडिंग। जैसे कि इलेक्शन में गुजरात के अंदर बीजेपी की शानदार जीत, अब आगे बढ़ गए। फिर किसी दूसरे स्टेट की बात कर ली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत, फिर आगे बढ़ गए। मतलब वो मेन हेडिंग बोलते गए, आगे से आगे बढ़ते चले गए। अब उसके बाद में फिर एक एक वापस उठाएंगे तो होता है फ्लैश, एकदम फ्लैश, यानी कि उसको अपन ब्रेकिंग न्यूज़ कि अपन क्या क्या लेने वाले हैं, फटाफट आज की 100 खबरें वैसे। फिर ड्राई एंकर नंबर 2, ड्राई एंकर। इसमें एंकर समाचार के बारे में दर्शकों को बताता है कि कहाँ क्या कब कैसे हुआ। समाचार के दृश्य आने तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, ठीक है। ये ड्राई एंकर होता है। ड्राई मतलब वो आपको ये बताता है कि कब कहाँ कैसे हो गया, ये वो पूरी बातें बता देंगे। फिर तीसरी फोन इन, देखा होगा आपने, कभी अपन टीवी पे देखते हैं और किसी को फ़ोन पे जोड़ लेते हैं, उनकी शक्ल नहीं दिख रही होती है लेकिन वो टेलीफोन पे जो, हालांकि कभी कभी वीडियो कॉल होती है तो उसमें शक्ल भी दिख जाती है, वरना कभी ओनली फॉर फ़ोन होता है, फ़ोन से बात होती है, उनसे ये जो है लाइव पूछ लेते हैं टीवी स्क्रीन से क्या क्या बातें हैं। ये इसमें फ़ोन इन में क्या होता है, हालांकि नाम से आपको याद रह जाएगा फ़ोन इन, यानी इसके पश्चात समाचार का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर वार्तालाप करके सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता है। फ़ोन से कि हाँ वहाँ की क्या आज की क्या खबर है, वहाँ के क्या हालात हैं। जैसे कोई आंदोलन या कर रहे हो कोई लोग, तो पूछ लेंगे कि वहाँ के जो आपके आंदोलन वाले उनकी क्या भीड़ कितनी इकट्ठी हुई है, क्या पुलिस कंट्रोल कर पा रही नहीं कर पा रही, कौन कौन वहाँ पहुँचे हैं, वो सब बातें हो जाएगी, ठीक है। इसमें रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित रहकर वहाँ से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर उन्हें दर्शकों को फ़ोन पे बताता है और अपन लोग सुन रहे होते हैं, उसमें साफ सुनाई देता है, ठीक है। कभी कभी वो कट भी जाता है, फिर फ़ोन लगा देते हैं। एंकर विजुअल नंबर 4 है एंकर विजुअल, कि जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। नंबर 4 ध्यान से पढ़ना कि घटना का दृश्य मिल जाता है कि ये घटना हुई थी, उसके फोटो मिल गए कि ऐसे सबूत मिले हैं, फिर उसको वो क्या करता है कि न्यूज़ बना लेता है उसके, उनको एक बेस बना के, और फिर न्यूज़ तैयार कर लेते हैं। एंकर विजुअल मतलब एंकर उसको देखते हुए फिर उसको पढ़ता है, एंकर विजुअल वो हो गया। और फिर नंबर 5 है एंकर बाइट, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल यही चलता है, सबसे ज़्यादा एंकर बाइट चलता है। कि पहली बात तो बाइट का अर्थ होता है कथन, ठीक है। बाइट का क्या अर्थ होता है, कथन, कहना। तो टेलीविज़न पत्रकारिता में एंकर बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना को सूचित करने और उससे उनको दृश्य दिखाने के लिए इस घटना के बारे में संबंधित व्यक्तियों अथवा प्रत्यक्ष देखने वालों का कथन सुनाकर एवं दिखाकर समाचार को प्रमाणित बनाने। जैसे हम देखा होगा कभी अगर मिलिट्री आर्मी की बात करनी हो तो 3-4 कोई या तो कर्नल को या जनरल, जो भी जनरल कर्नल या सूबेदार मेजर, कोई भी बड़ी पोस्ट पे जो आर्मी के अंदर रहे होंगे उनको ले लिया जाता है, लेफ्टिनेंट को ले लिया, किसी को भी जिन्होंने वाकई युद्ध लड़े हों। या फिर जैसे अपन कारगिल की बात करें, कारगिल लड़ाई की बात करें तो कारगिल लड़ाई के दौरान जो शहीद हुए हैं उन फौजियों के साथ में जो लड़े थे कि जिसने कारगिल वॉर में हिस्सा लिया था उनको जोड़ लिया जाता है कि आपने उस टाइम पर आप वहाँ पर थे तो कैसा, मतलब ऑथेंटिक बनाते हैं न्यूज़ को। ये सबसे बेस्ट है। हम देखा होगा एकदम एक स्क्रीन पर 3-4 जनों को एक साथ जोड़ लिया जाता है और फिर उस खबर को ऑथेंटिक आपने देखा था आप तो, या फिर कोई सरकार की बात है तो कह देंगे आपकी सरकार थी, आप पिछली बार मंत्री थे, ऐसा सारी बातें उसमें हो जाती है। एक होता है लाइव। लाइव का अर्थ है किसी समाचार घटनास्थल से सीधा प्रसारण, जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ से डायरेक्ट दिखा रहे हो, वो लाइव होता है। कि ये देख लीजिए अभी ये चल रहा है, एकदम लाइव। सभी टीवी चैनलों का ये प्रयत्न होता है कि किसी महत्वपूर्ण या बड़ी घटना का दृश्य तुरंत उसी समय ऑन स्पॉट दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि वही खबर सबसे ज़्यादा देखनी हो, हर किसी को उसी को देखनी होती है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, सपोज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ से लाइव दिखाया जाए तुरंत, तब पता चले, हर कोई उसको देखना चाहता है। इसके लिए उस स्थान पर उपस्थित रिपोर्टर और कैमरामैन ओबीवेन
के माध्यम से, वो देखा होगा बड़ी सी गाड़ी होती है वैन, उसके ऊपर कैमरे और पूरे एकदम छतरियाँ जैसी लगी होती है, वो पूरे अभिवैन के माध्यम से घटना के सीधे दर्शकों को वहाँ से बताते हैं और दिखाते हैं। ठीक है। और लास्ट है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का ढंग होता है। इसके अंतर्गत संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट आदि आवश्यकताएं जो सूचनाएं होती है वो इसमें एंकर पैकेज में सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये सातों के सातों अपन ने पढ़ लिए हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ टेलीविजन की खबरों की जो है ना कुछ कमियां भी है। क्या कमियां हैं कि भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधान रखनी पड़ती है। बिल्कुल जो भी लैंग्वेज शैली है बहुत इजी ढंग से और आराम से समझ में आए सब कुछ, उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाइट का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है। जिनको भी जोड़ रहे हो, जो भी आप उसमें यूज़ कर, बाइट का मतलब कथन, जो भी आप कह रहे हो बहुत तरीके से कहना है, उचित शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। इसमें कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को भी जन्म दे सकता है। कभी कभी कोई धार्मिक मुद्दा हो, कोई ऐसा कोई रिलीजियस कोई भी ऐसा कोई सा भी वो सामाजिक उत्तेजना मतलब लोगों को मतलब भड़का भी सकता है। कभी कभी ये परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। बिल्कुल यहाँ मतलब जो भी खबरें आती हैं परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। मतलब जो भी लोग हैं वो मैच्योर जो मेंटलिटी जिनकी होती है वाकई वही इसको समझ पाते हैं, वरना कोई उसको उल्टा भी ले सकता है। तो ये भी सीधा प्रभाव डालता है। कुछ 3-4 कमियां थी। और अब अपन बात करते हैं एक छोटा सा अलग क्वेश्चन, हालांकि ये अलग से नोट लगा के लिख देना, अलग से क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने ले लिया है। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टेलीविजन बेसिकली दो की बात कर रहे हैं। रेडियो के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। टेलीविजन में सुनना प्लस देखना दोनों होता है, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है वो कैसी है दोनों की, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। तो रेडियो तथा टेलीविजन आम आदमी के लिए प्रयुक्त सबसे जनसंचार का सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता है। एक बात तो ये, भारत जैसे विकासशील देश में इसके श्रोताओं दर्शकों में शिक्षित व्यक्तियों से लेकर जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है ना, निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान व मजदूर तक सब कुछ इसके अंदर होते हैं। रेडियो हो चाहे टेलीविजन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सिर्फ पैसे वाले ही होते हैं। इसमें हर तरह के लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं। इन सभी लोगों की सूचना आवश्यकता को पूरी करना ही इन दोनों का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता है। स्पष्ट है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम वो भाषा ही है। ठीक है। अतः इन दोनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा के स्तर और गरिमा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। भाषा बिल्कुल प्रयुक्त होने वाली भाषा बिल्कुल ईजी हो, सबको समझ में आए और गरिमामय होनी चाहिए। बिल्कुल ऑथेंटिक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार रेडियो और टेलीविजन समाचार में आपसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आपसी बोलचाल का जैसे जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, जो भी उसी लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाने चाहिए। रेडियो और टेलीविजन समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित, अब यहाँ से अलग पॉइंट है ये, निम्नलिखित उपरोक्त अधोहस्ताक्षरित तथा किंतु परंतु जैसे कठिन शब्दों का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है, पर रेडियो टेलीविजन के समाचार में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। कहते हैं निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, ऐसे कुछ भी शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। ये सब समाचार पत्रों में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता। बहुत इजी लैंग्वेज का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन के अंदर होता है। तो एक छोटा क्वेश्चन जिसमें 2-3 ये लिख देना, 1-2 लिख देना तो भी बहुत है। 4-5 पॉइंट मिनिमम आपको याद करना है मैक्सिमम, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था और ले लिया। अब अपन लास्ट पढ़ेंगे इसका नंबर 4, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो आपका सब कुछ जान चुके होंगे। अभी भी आप इंटरनेट के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं। ये सब बातें हैं वो इंटरनेट की ही देन है। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नवीनतम, न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट और तीव्र गति से लोकप्रिय होता माध्यम है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आज इंटरनेट ही है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते, इसी से खबर सुन लेते हैं। इसी में न्यूज़पेपर पूरा का पूरा, हर न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी आता है। ठीक है, उसको वहाँ पर भी देखा जा सकता है। आराम से सुन लो, देख लो, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए इस माध्यम में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न सब कुछ इसी में आ जाता है। पुस्तकें पढ़नी है तो वो ले लो, सिनेमा, मूवियाँ देख लो, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सभी गुण विद्यमान है इसमें। इंटरनेट में सब कुछ है। ठीक है। इसकी पहुंच विश्व के कोने कोने तक है और इसकी गति तो अकल्पनीय है। सेकंडों में वहाँ की खबर, यहाँ कोई ऐसा नहीं, अखबार को थोड़ी ना पहुँचा जा सकता है सेकंडों वहाँ पर, लेकिन ये है। इंटरनेट पर विश्व के किसी भी क्षेत्र में मुद्रित समाचार पत्र या पत्रिका में मुद्रित सामग्री को पढ़ सकते। मुद्रित का मतलब है प्रिंट, उसको आप पढ़ सकते हो। कोई सा भी अखबार छपा है ना, उसको आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। जैसे आज अगर कोई खबर आई एज इट इज़ उसी अखबार को आप न्यूज़ इसमें
आपके मोबाइल में या फिर इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हो, सेम टू सेम वही मिल जाएगी खबर। कहीं का भी रेडियो सुन सकते हो, कोई भी रेडियो सुनना है तो भी इंटरनेट के ऊपर वो रेडियो उसकी खबर सुन सकते हो। कहीं का भी सिनेमा देख सकते हो, कोई सी मूवी देख सकते हो, किसी भी देश में छपी पुस्तक को पढ़ सकते हो, सब पॉसिबल है। इंटरनेट एक अंतक्रियात्मक माध्यम है, अर्थात इसमें हम मात्र मूक दर्शन नहीं है, इसके माध्यम से चर्चाओं परिचर्चाओं, चर्चा के बाद में और चर्चा होती है उसे बोलते हैं परिचर्चा, चर्चा के ऊपर चर्चा, ठीक है, डिस्कशन फिर डिस्कशन, तर्क वितर्क आदि, ये आदि है, आदि में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं और पुरानी फाइलों का पुनरावलोकन भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरनेट की बातें हैं। और इंटरनेट पत्रकारिता भी क्वेश्चन अलग से आता है, जैसे अपन ये 4-5 बातें पढ़ी ना, ये तो है ही है, एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेट पत्रकारिता। देखो, इंटरनेट पर समाचार पत्रों के प्रकाशन तथा समाचारों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि जैसे अपन अखबार घर पे मंगाते हैं, वो अखबार इंटरनेट पर मिल जाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, सिंपल, ठीक है। और इंटरनेट पर जब हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, फीचरों, झलकियों, डायरियों आदि के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को जो महसूस करने या फिर दर्ज करने का जो काम करते हैं, इसको इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। ये डेफिनेशन हो जाएगी, 2 मार्क्स में यहाँ से लिख देना बस, ठीक है, ये 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन हो जाएगी। आज अधिकांश समाचार पत्र इंटरनेट के ऊपर इजीली मिल जाते हैं, उपलब्ध है। वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1983 से 2002 के मध्य, बेसिकली 1983 से स्टार्ट हो गया था और 2002 के बीच में हाई स्पीड, मतलब मध्य, ये मेनली पर माना जाता है इसका, ठीक है। इसी दौरान नई वेब भाषा जो कि HTML, ठीक है ना, HTML आपने अगर कंप्यूटर जिसके पास वो समझ पा रहा होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्कोप, ये सब है। नेटस्कोप के नाम ब्राउज़र, ये ध्यान रखना, यहाँ से लेके डेफिनेशन इसमें छुपी हुई है। नेटस्केप नाम के ब्राउज़र वह औजार जिसके माध्यम से विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, ये सब आए। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, मतलब कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हो आप, कहाँ पर क्या घटित हो रहा है आराम से देख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन भी इसके साथ में जुड़ी हुई है, किसकी, इतनी से कि नेटस्केप नाम के ब्राउज़र वह औजार जिसके माध्यम से विश्वव्यापी जाल जो है, ये इंटरनेट का जो जाल है, उसमें गोते का मतलब होता है उसमें आप पार्टिसिपेट, यानी उसके बारे में जान सकते हो, ठीक है, ये सब आए। विश्व के अनेक घरानों ने अपने प्रकाशनों एवं प्रशासनों के इंटरनेट संस्करण निकाले हैं। बहुत सारे ऐसे घराने हैं, मतलब जैसे राजा महाराजा जो घराने होते हैं, उन सब ने अपने प्रकाशन, अपने खुद के प्रशासन या खुद का प्रसारण, खूब सारे इस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। 2002 से प्रारंभ हुआ इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, ये चीज़ है। तो ये इंटरनेट हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी क्वेश्चन आंसर की। यहाँ तक ये मामला था जो आपको एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक बोर्ड के एग्ज़ाम में आए थे, आ चुके भी हैं और आने वाले भी हैं, या फिर कैसे कुछ सिलेक्टेड, सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, सिलेक्टेड ही। चाहते तो 50 क्वेश्चन बना दो, अपनी पूरी थ्योरी से आएगा जो भी आएगा, लेकिन बस आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। कोई 8-10 क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या प्रमुख अंतर हैं। आंसर ये होगा कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम है 4, जो अपने स्टार्टिंग पढ़े, प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। हालांकि है वही जो भी थ्योरी में पढ़े, लेकिन थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर लिखने, ये 4 हैं। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में सब में अंतर है, चारों में अपने अपने डिफरेंस है, सब में कैसे, सब अलग अलग यूज़ है। अखबार पढ़ने के लिए, अखबार किसके लिए होता है, पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, और दोनों के लिए होता है। पर इंटरनेट पढ़ना, सुनना और देखना तीनों की सुविधा है, ये इसमें अंतर, शानदार आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम, ये जनसंचार का सबसे, ये आधुनिक माध्यमों सबसे पुराना माध्यम है। देखो, आधुनिक युग का मतलब हो गया मॉडर्न, जो भी मॉडर्न एरा है, इस मॉडर्न टाइम में सबसे पुराना माध्यम किसको माना जाता है आज की डेट में, तो वो माना जाता है अखबार को। यानी कि जो अखबार का मतलब हो गया प्रिंट या मुद्रित, प्रिंट या मुद्रित माध्यम को सबसे पुराना माध्यम माना जाता है अभी आधुनिक समय में, ठीक है। आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण या छपाई के आविष्कार, हालांकि जो आधुनिक युग का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ तो अखबार से ही था,
मुद्रण से प्रिंट से था, लेकिन मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ। पर आज हम जिस छापेखानी यानी प्रेस को देखते हैं, इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। यानी कि जहाँ पर छापाखाना जैसे गोवा में हुआ था, वो जर्मनी गुटेनबर्ग से शिक्षित हुआ था। सबसे पहले तो हालांकि चाइना के अंदर ये छापाखाना डला था। ये भी थोड़ी हिस्ट्री है जो आप मान सकते हो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो जनसंचार का आधुनिक युग में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट है, यानी कि मुद्रण है, मुद्रित है। तीसरा, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। तो प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, यानी कि जो अनपढ़ है, अशिक्षित, उनके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। टेलीविज़न तथा रेडियो की भांति मुद्रित जो माध्यम है वो तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता। अभी पढ़ा था अपन इतिहास हिस्ट्री में, तो वही मैं कह रहा हूँ, थ्योरी जो पढ़ी थी अपन ने उसी से क्वेश्चन आते हैं, सब उन्हीं से आएंगे। कुछ नए क्वेश्चन जैसे कि एनकोडिंग है, क्लाइमैक्स है, हालांकि क्लाइमैक्स में थोड़ा भी बता दिया आपको, चरमोत्सव को बोलते हैं उसको। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहा जाता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मैंने ले लिया है, ठीक है। फिर क्लाइमैक्स, किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना, उस चरम बिंदु तक पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर दिशा में परिवर्तित होता है, वह बिंदु क्लाइमैक्स कहलाता है। जैसे कोई खबर ऐसी होती है जिसमें वाकई क्लाइमैक्स होता है कि वो क्या होगा, जैसे भूत दिखाए जा रहे हो, फिर वो खबर वाला दिखाता लास्ट में कहता है कि बस कोई भूत नहीं था, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आ जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ था, वो क्लाइमैक्स होता है, चरमोत्सव बोला जाता है उसको, हाईएस्ट टॉप, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी लिखी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख आदि लिखने की अलग अलग पद्धति होती है, अलग अलग सिस्टम होता है जिसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि समाचार लेखन में उल्का पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही विशेष रिपोर्ट लेखन के तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। ये कुछ पत्रकारी लेखन है जिसके बारे में अपन को ध्यान रखने वाली बातें हैं। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, या फिर इंटरनेट हिंदी नेट संचार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का तो 1993 में शुरू हुआ था, ठीक है, इंटरनेट पत्रिका का। वैसे अपन ने जो बात की थी, ये बात अपन ने यहाँ पर की है 1983 की, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता प्रारंभ हुआ था 1983 में, ठीक है, वास्तविक रूप से इंटरनेट का। लेकिन भारत के अंदर अपन अगर बात करें तो वो हुआ था 1993 में, ठीक है। भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था 1993 में। वैसे वर्ल्ड की बात है, संसार में 83 शुरू हो गया था। दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में भारत में भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया। .com मतलब www.com, सब क्या .com, और तूफान आया और शीघ्र चला भी गया। अंत में वे टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही थे। रिडिफ भारत की पहली साइट है। भारत की पहली साइट कौन सी है? रिडिफ, ठीक है, जो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, अभी भी कर रही है। ये कुछ अपने इंटरनेट हो गया भारत के बारे में। हिंदी की वेब पत्रिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हिंदी की वेब पत्रिकाओं का अभी प्रारंभिक काल है, मतलब हिंदी के अंदर नेट, जैसे हालांकि हिंदी के अंदर कुछ समस्याएं भी है। आज भी हिंदी का कीबोर्ड नहीं मिलता इजीली, जैसे मोबाइल में भी हिंदी कीबोर्ड आज मिलने लगे, लेकिन वो जो कंप्यूटर वगैरह में अपन देखते हैं तो कीबोर्ड हिंदी का नहीं है, इंग्लिश के वर्डों में हिंदी छुपी हुई है, ठीक है। तो हिंदी की वेब अभी प्रेजेंट में प्रारंभिक काल है। वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। ये फ़ॉन्ट है ना, ये फॉन्ट लिख लेना, ऐसा मान लेना, ये फॉन्ट है, अक्षरों की है। अभी भी कीबोर्ड उपलब्ध नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की अधिकतर साइटें नहीं खुलती हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो डायनेमिक वर्ड्स होते हैं, उनकी तरह हिंदी की साइटें खुलती भी नहीं है। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये हिंदी पत्रकारिता के बारे में बता दिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि हिंदी में अभी कीबोर्ड नहीं है। अगर ये समस्या नहीं सुलझी तो फिर कैसा है, ये तो प्रॉब्लम रह जाएगी। हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई थी। ये एज लाइक साइट मान लीजिए, वेब दुनिया के नाम शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह है, हेडिंग है नई दुनिया समूह है, यहाँ से शुरू हुआ ये पोर्टल। एक पोर्टल होता है ना, जैसे साइट होती है www.sn, एक पोर्टल है जो हिंदी का संपूर्ण हिंदी का पोर्टल है ये, ठीक है। इसमें सारी खबरें हिंदी में होती है। हिंदी के निम्नलिखित समाचार पत्रों में इंटरनेट की सुविधा है, जैसे कि जागरण है, अमर उजाला है, नई दुनिया है, हिंदुस्तान है, भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, नवभारत टाइम्स है, राष्ट्रीय सहारा। इन सब के अंदर हिंदी के अंदर खबरें हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। और प्रभा साक्षी,
प्रभा साक्षी अखबार है ना वो प्रिंट रूप न होकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभा साक्षी ऐसा एक अखबार है जो एक्चुअल में कागज़ पे प्रिंट नहीं होता। जैसे ये जितने भी ये ना भास्कर है, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पर, ये तो सब अखबार आते हैं बाहर, अपने पढ़ते भी अपन, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ये बाहर कागज़ पे नहीं है प्रभा साक्षी, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंट रूप में होकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और पत्रकारिता की दृष्टि से BBC हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है, BBC, ठीक है। ये सबसे बेस्ट साइट हिंदी की मानी जाती है। 10वां क्वेश्चन, श्रोताओं अथवा पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम रेडियो टेलीविज़न में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है तीनों में से? तो प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न में से श्रोताओं का पाठकों को बांधे रखने की दृष्टि से सबसे सशक्त माध्यम है और टेलीविज़न है। टेलीविज़न सबसे बेस्ट, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वहीं आता है, बिकॉज उसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइव सब कुछ है ना, ये चीज़ है। इसके पक्ष में क्या क्या बातें हैं, ये क्यों है बेस्ट? इसलिए बेस्ट है कि टेलीविज़न वर्तमान में जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। शिक्षित, अशिक्षित, मध्यम वर्गीय से लेकर मजदूर तक सभी वर्गों में इसकी व्यापक पहुंच है। हर कोई टेलीविज़न कोई इतना महंगा भी नहीं होता। दृश्य यानी चित्र, श्रव्य यानी की आवाज़ माध्यम होने के कारण ये माध्यम सबसे बेस्ट लोकप्रिय इसीलिए कि सुन और देख दोनों सकते हैं, और वो भी लाइव यानी कि जीवंत प्रसारण के कारण इसके समाचारों की प्रामाणिकता भी रहती है, क्योंकि ये उस घटना के पास पहुंच जाते हैं बिल्कुल, और वहां से लाइव दिखाते हैं, एज इट इज दिखता है, तो लोग उससे ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। और फिर 2 क्वेश्चन हो रहे लास्ट। डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को डेस्क कहते हैं। अलग अलग व्यवस्था होती है लिखने की, ठीक है। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग समूह होता है, अलग अलग डेस्क होती है, अलग अलग काम करते हैं। कोई स्पोर्ट्स पे काम करता है, कोई अलग तरह की न्यूज़ पे, कोई किसी भी, अलग अलग सबके डेस्क होती है। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक जन पर अखबार पे काम करते, सबके अलग अलग काम बांटे हुए हैं, ठीक है। यह था व्यापार, कारोबार, खेल के लिए अलग अलग डेस्क, सब मतलब ये यहाँ से उठा लेना, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सबके लिए स्पोर्ट्स में सबके अलग अलग डेस्क बनी होती है। वो सिर्फ स्पोर्ट्स की खबरें इकट्ठे करेंगे, कोई जहाँ पर लाइव घटनाएं दिखाने वाला होगा, कोई पुरानी इतिहास की, कोई संपादकीय, मतलब सब अलग अलग पेज होंगे। और अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है संपादकीय लेखन क्या है। थोड़ी मिस्टेक गलती से प्रिंट हो गया तो उसको ठीक कर दिया है। संपादकीय जो लेखन होता है ना, ये अखबार की एक तरीके से उसकी आत्मा है, अखबार की आवाज़ है, बहुत ही शानदार तरीके से हर अखबार में लिखा रहता है। ये संपादकीय पृष्ठ आता है एक, वो तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। कोई जैसे कोई घटना घटित हुई, चाहे वो जैसे कह दिया कश्मीर विवाद है कि भारत कश्मीर पाकिस्तान विवाद है, POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके बारे में कोई विचार रखना हो, या फिर कोई ऐसा देश के अंदर गरीबी के बारे में, देश के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में, अनएम्प्लॉय यानी कि बेरोजगारी के बारे में, ऐसे बड़े बड़े ज्वलनशील मुद्दे जो होते हैं, या कोई पार्टी की, सरकार की पार्टी के बारे में, सरकारी कामों के बारे में, कोई भी ऐसे मुद्दे वो लिए जाते हैं। बस ध्यान रखना कि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। ऐसा नहीं कि भाई उसने लिखा है, बस संपादकीय पृष्ठ उसमें सब बातें लिखी होती है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उसके साथ नहीं लिखा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है, जो भी अखबार में काम कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए पत्रकार बंधु, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल, जो आपके आगे भी काम आएगी। और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपने इसी क्लास से आएगा। मैंने ये 10-12 क्वेश्चन जानबूझ के लिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने नहीं पढ़े उस अपने वाली थ्योरी में, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे अलग से भी हैं जो मैंने सोचा कि थ्योरी की बजाय एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी मोस्टली क्वेश्चन सब कुछ वो थ्योरी से आएंगे, इन नोट्स से आएंगे, बड़े ध्यान से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट, ठीक है, ओके।